चलो तो क्लियर तो दिख रहा है ना? Yes, sir. ठीक है. It is also called no bond resonance effect. Or sigma pi conjugation effect. Conjugation effect. Sigma pi conjugation effect. ठीक है ना? सिग्मा पाई कंजुगेशन इफेक्ट और बेकर इफेक्ट. So hyper conjugation is actually it is like a resonance effect जो अपन ने पहले भी पढ़ा. It is used to calculate the stability of carbocation stability of free radical, stability of alkenes, heat of hydrogenation, even heat of combustion. ये पार्ट अपन जनरली डिस्कस कर लेते हैं या कैलकुलेट कर लेते हैं पहला हाइपर कंजugation. ये वर्ड काफी यूज भी होते हैं, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ, हीट ऑफ कंबशन बताओ, लाइक दैट क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्टली. वैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? डायरेक्टली अपन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. Hyperconjugation effect is directly proportional to hyperconjugation effect. Conjugation effect is directly proportional to number of alpha hydrogen atoms. So कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट उस पर डिपेंड करेगा. हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट उस पर डिपेंड करेगा. अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करके देखते हैं कि हाउ वी अप्लाई दैट है. सो टू कैलकुलेट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, calculate the stability of carbon. अब अपन क्या करेंगे, जैसे कोई कार्बोकेटाइन होता है अपन को पता है सर, कार्बोकेटाइन एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज इथाइल कार्बोकेटाइन. देख भाई एक बात याद रखना, अपन जो क्लास में एग्जांपल करें या जो कंसेप्ट को पढ़ें उसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं होता. ये अच्छे से दिमाग में बिठा समझे. अगर अपन को लगता है आपको कम पढ़ के ही सिलेक्ट होना है तो 44 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मंगा लो, एडवांस और मेंस, और आप उनको सॉल्व करना शुरू करो. चैप्टर सर ने कहा अपना गैस स्टेट का उसके क्वेश्चन को टेस्ट के जैसे करते हैं, पहले अच्छे से रिवाइज किया जो मैंने आपको पढ़ाया और उसके बाद उसी को टेस्ट के जैसे विदाउट टेंशन आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे सॉल्व करना है.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास में पढ़ाया उसके अलावा कुछ नहीं, इसमें उनको कोई बुक नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ क्लास और जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो, इसके अलावा कुछ नहीं। 40% तो क्वेश्चन वही आ जाएगा जो हमने क्लास में, इधर लगेगा ये तो मैं क्या राइट। इसलिए जो समझ में ना आए सीधा बोलना है, तो भाई हमको समझ में नहीं आया राइट। तो इथाइल कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो देख भाई, दो कार्बन एटम होंगे तभी तो होगा इथाइल ग्रुप, और ये है आपका इथाइल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको अपन कहते हैं अल्फा कार्बन, बोलते हैं ना ये अल्फा, और उसके सारे हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। मतलब इस मॉलिक्यूल में इथाइल कार्बोकेटाइन में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि एक अल्फा कार्बन एटम मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम दिख तो रहे हैं उसके बाद, जो अल्फा कार्बन एटम होता है उसके हाइड्रोजन अल्फा। और मैं पैटर्न अगर ऐसे ऐसे लिखा होता तो अपन को पता है, आपने बता रखा है कि जो अगर ये कार्बन, अगर आपने इसको फंक्शनल ग्रुप बोला तो ये अल्फा या बीटा है, उसमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन एटम, 3 बीटा हाइड्रोजन। समझ में आया? जो अल्फा से अटैच्ड होते हैं वो सब बीटा होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसमें देखो कैसे अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज। अब एक्चुअली होता क्या है, हाइड्रोजन का टेंडेंसी पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने का बहुत ज्यादा। अगर अपन इसको चेक करें तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये वाला कार्बन एटम, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब है, इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एम्प्टी ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एम्प्टी ऑर्बिटल। इससे जो कार्बन एटम अटैच होगा वो ऐसे कार्बन एटम, इससे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। एक हाइड्रोजन को अपन ऐसे बना लेते हैं, एक को ऐसे बना लेते हैं, और एक को पूरा ऑर्बिटल के फॉर्म में लेते हैं, ऑर्बिटल के फॉर्म। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये इसका पी ऑर्बिटल है जिससे ओवरलैप किया, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये sp3s ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है, इसका s और इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उससे बॉन्ड बना राइट। और sp3 मतलब p कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा, p सर्टिफिकेट हो सकता है ना, 3 p और 1 s को मिक्स किया तो ऑलमोस्ट p ऑर्बिटल जैसे ही बिहेव करता है, ऑलमोस्ट, बट 35% p करेक्ट है। अपन क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख के ये वाला हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड है ना, ये टेट्राहेड्रल है, तो अपन कहेंगे देखो इसमें ना एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, एक तो अपने पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये वाला हो गया कार्बन कार्बन बॉन्ड ऐसे, और इससे ना ये वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गए, इसमें ऐसे एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये तुम्हारा एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और इसके ना 3 ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ, एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ, और एक हाइड्रोजन ऐसे टेट्राहेड्रल है। ये वाला हाइड्रोजन का ऑर्बिटल जो है ना वो इस एम्प्टी ऑर्बिटल के प्लेन में, और अगर ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे तो मिक्सिंग तो 100% होगी, तो ये ऑर्बिटल इसके साथ मिक्स करेगा, मतलब इसका p ऑर्बिटल इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा, दैट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हमेशा एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा आप ये कह रहे हो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके मैं इसको देता हूं ऐसे, इसको राइट, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके आप इसको दे दो, भाई ये वाला जो बॉन्ड है मैं इसको इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो ठीक है, अगर आपने ऐसे किया तो ऐसे बन जाए, अपन कहेंगे ठीक है, कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन से ज्यादा वो हाइड्रोजन पर स्टेबल होगा, वैसे भी अपन हाइड्रोजन को प्रोटॉन ही बोलते हैं, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो अपन कहेंगे क्या, अपन कहेंगे देख भाई पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड अपन ने यहां शिफ्ट किया है तो वो बन गया। किसी को डाउट है? एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है ना, तो अपन को पता चल गया कि कैसे बॉन्ड बनेगा। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे सर फिर ये वाला हाइड्रोजन हटा देते हैं क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, वो हाइड्रोजन नहीं हटता वहां से, अपन कहेंगे दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक, इट इज नॉट एसिडिक,
Do not leave its position. Leave its position. Because यहां पर ये बॉन्ड ऑसिलेट होता रहेगा, मतलब ये पार्शियली बॉन्डेड होगा, तभी तो फिर उसे रेजोनेंस बनाऊंगा। मतलब इट विल बी लाइक दिस, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनाऊंगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे भी डेल्टा, दैट इज हाउ द बॉन्ड इज। मतलब ये यहां से अपनी पोजीशन को लीव नहीं करेगा, सो इट इज नॉट एसिडिक, वहां रहेगा, वहां पर रहेगा क्योंकि वो पार्शियली बॉन्डेड, ये बॉन्ड जो है वो ऑसिलेट होता है। फिर वहां बॉन्ड तो है नहीं, फिर रेजोनेंस कैसे बता रहे हो? हाँ तो बोलो ना अपन रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन को, इट इज अ नो बॉन्ड रेजोनेंस फिनोमेनन, राइट? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और पाई बॉन्ड वापस, इसलिए अपन ने उसको क्या बोला, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। भाई कॉन्जुगेशन तो पाई बॉन्ड का होता है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए, इधर तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, बट दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना, वो तभी पॉसिबल है जब वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो। एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है, अब हम कहेंगे जितने इसमें कितने हाइड्रोजन है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 3 अल्फा है। सो देयर इज, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। Hybrid structure, right? So carbon hydrogen bond will become partial bond. अगर अपन कंपैरिजन करेंगे, जैसे अपन कहेंगे इससे हमें क्या फायदा, हम पढ़े क्यों ये? देख एक बात है, जैसे कार्बो का टाइम होता है, अगर वो थोड़ा थोड़ा सभी हाइड्रोजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो उसका स्ट्रेंथ कम हो गया, स्ट्रेंथ कम होगा तो स्टेबिलिटी, दैट इज वो फायदा हो जाएगा। अपन को स्टेबिलिटी बताएंगे अपन भाई, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हाइड्रोजन में डिवाइड हो गया। किसी को डाउट नहीं? अब अपन कहेंगे सिर्फ वही नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, और भी चीजें बताएंगे अपन। अपन कहेंगे देखो सर अगर मेरे पास ऐसे होता, मुझसे कोई पूछता कि बताओ इसमें CH बॉन्ड बड़ा होगा या इसमें CH बॉन्ड बड़ा होगा, तो मैं कहता हूं जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है उसका CH बॉन्ड बड़ा होगा, वो तो पार्शियल सिंगल बॉन्ड है भाई। ये वाला CH बॉन्ड बड़ा होगा या ये वाला CH बॉन्ड बड़ा होगा? अपन कहेंगे ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ज्यादा होगी इसमें, ये तो वीकली बॉन्डेड है। अच्छा बताओ बॉन्ड 1 को तोड़ना इजी है या बॉन्ड 2 को तोड़ना इजी है? 1 को ना, अब उसको तोड़ना इजी है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो अपन बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी बता सकते हैं। किसको बर्न करना आसान होगा, इसको बर्न करना आसान होगा, इसके बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे, इसके नहीं टूटेंगे। गॉट माय पॉइंट ना? तो अपन बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं, अपन बॉन्ड एनर्जी भी बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। गॉट इट? सो अपन एक एग्जांपल ले लेंगे उसमें, ठीक है ना? तो यहां पर अपन ने लिखा, बट थोड़ा सा और मैं एक पार्ट और लिख लेता हूं। ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, और ये सिग्मा पी बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड था ना, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड, राइट? तो मैं ये बता सकता हूं कि कार्बोकैटायन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना है ना, वो सिग्मा पी बॉन्ड और एमटीपी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है। मैं हमको पूछ सकते हैं एग्जाम में, एक ऑप्शन बना दिया, बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना कैसे होता है? सो इट अकर्स, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन अकर्स by sigma p orbital overlapping with, बिल्कुल overlapping with empty p orbital of carbon atoms, empty p orbital of carbon atom, ठीक है?
किसी को डाउट है तो बोलो। मतलब जो सेंटेंस भी मैं बोल रहा हूं, जिनको लिख नहीं रहा हूं और बोल रहा हूं ना, वही सेंटेंस अपने ऑप्शंस बनेंगे। अब जितना बोलूंगा उतना थोड़ी लिख सकते हो, समझा सकता हूं मैं कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, उतना लिखेंगे तो हो गया था। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा डिवीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो एग्जांपल हो जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखते हैं कार्बोकेटाइन ऑफ स्टेबिलिटी। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखूंगा तो एलराइट लिखते हैं। जैसे मेरे पास दो कार्बोकेटाइन ऐसे लिखे और एक कार्बोकेटाइन बी मुझे ऐसे, और पूछा दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन। वैसे दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए वाला या बी वाला? ए वाला। उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और बी वाले में 2 ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है। भाई इसमें तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये 3 तो बीटा हाइड्रोजन एटम है ना, ये वाले। और अपन तो अल्फा चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, और इसमें 3 अल्फा हो गए, तो फिर ज्यादा स्टेबिलिटी एक ही ज्यादा है बी से। किसी को डाउट है तो बोलो। एवरीबॉडी गॉट इट? चलो फिर दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी बताओ फिर किसका। ज्यादा स्टेबल हो गया। अब कौन सा होगा ज्यादा स्टेबल? तो अपन कहेंगे फिर से ए वाला। तो बी वाले में तो एक भी अल्फा नहीं है। कार्बोकेटाइन इज अ फंक्शनल ग्रुप ना, तो ये अल्फा हो गया और ये वाले बीटा। इसमें तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन, इसकी स्टेबिलिटी तो इससे भी कम है। अच्छा, तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में सब मुझे हाइपर कंजुगेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देना होता है, वरना अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इसका ज्यादा होगा, इससे बड़ा इथाइल ग्रुप ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है। समझ रहे ना? सो इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, ऐसी बात है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी इससे। तो ए का स्टेबिलिटी ज्यादा है बी से 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें तो 3 अल्फा। समझ में आया? ठीक है भाई। तो अब अपन ऐसे करेंगे, मेरे पास ए गिवन है, क्वेश्चन लिखते हैं ए अपने पास ऐसे गिवन है। इन दोनों में ए वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 6 हो गए। इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा। अच्छा, जितने कार्बन एटम्स हैं सारे अल्फा? हाँ बिल्कुल, राइट ना। तो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जो भी कार्बन एटम अटैच होंगे वो सब अल्फा, जो अल्फा से अटैच है वो सब बीटा। तो अपन कहेंगे इसमें तो एक ही अल्फा है, ये तो बीटा है, एक ही अल्फा है ना। तो ए इज ग्रेटर देन बी आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब तुम लोग बताओ, थोड़ा बॉन्ड लाइन यूज करता हूं, बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज करता हूं, ठीक है ना, जिसमें आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट तुमको करने होंगे, नहीं आएगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे ये ए है और ये बी है।
और अल्फा हाइड्रोजन के काउंट करके बताना कितने कितने हैं दोनों में। इसमें सी भी लिखता हूं। और एक डी पूरा क्वेश्चन ही बना दिया। ये बताओ। हम्म नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम भी बताना किसमें कितने काउंट किए। ए में 7, सर ए बी में 4 सी में ठीक है, सी में सी में 4, 1 सी में 1, ठीक है, और डी में डी 2 है। में 2 हो गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये वाला CH3 था, इसमें 3 हाइड्रोजन हो गए। ये वाला CH2 था, 2 हो गए, और इधर भी CH2 था तो 7 हो गए। बहुत बढ़िया। इधर एक हाइड्रोजन एटम होगा क्योंकि 3 बॉन्ड तो दिख रहे हैं अपन को कार्बन कार्बन, तो एक ही हाइड्रोजन होगा। उधर 3 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि टर्मिनल वाला तो CH3 होता है। तो 3 इधर हो गए, एक इधर हो गया, तो 4 अल्फा हो गया बी वाले में। ठीक है, सी वाले में इधर वाला हाइड्रोजन अल्फा होगा बस, बाकी तो बीटा हो जाएंगे फिर। तो इसमें 1 अल्फा हो गया, और इसमें ये वाला जो CH2 है ना, इसमें 2 अल्फा। लो भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आ गया आपको, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। ए बी डी सी सबको समझ में आया? किसी को डाउट नहीं ना कैसे अल्फा हाइड्रोजन एटम काउंट करेंगे अपन? तो ए बी डी सी इज योर आंसर। लो अपना आंसर। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का। तो कार्बोकेटाइन में हमको पता चल गया कि उनको कैसे बताना है स्टेबिलिटी, है ना। अब अपन चेक करेंगे दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एग्जैक्टली कार्बोकेटाइन जैसे ही होता है। सो टू कैलकुलेट स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ऑफ फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, टू कैलकुलेट द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में विल राइट दैट अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो होमोलैटिक रिजन से बनेगा। मतलब फ्री रेडिकल में जो भी रेडिकल रिएक्शन जब भी होते हैं ना, तो उसमें जो भी बॉन्ड ब्रेक होंगे वो सब होमोलैटिक रिजन का बॉन्ड होंगे। बॉन्ड हमेशा सेंटर से ब्रेक होगा। पढ़ा ना पहले डिसोसिएशन ना, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स, राइट। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसमें कल कार्बोकेटाइन लिया था, मैं इथाइल रेडिकल लेता हूं। तो अपन कहेंगे सर इथाइल रेडिकल तो CH3 CH2 रेडिकल ऐसे होगा, ठीक है। अब इसमें भी पता क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली कार्बोकेटाइन जैसे होगा, बस डिफरेंस इतना होगा कि इधर एम्प्टी ऑर्बिटल की जगह वो रेडिकल है। ये ऑर्बिटल विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन ऑर्बिटल डायग्राम ये है, राइट। फ्री रेडिकल का ऑर्बिटल डायग्राम यही है।
अब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, जैसे कार्बोकेटाइन बनाया था अपन ने, अब अपन ने रेडिकल बना लिया, तो अगर पहले से तो इसमें जब ये बॉन्ड ऐसे ऑसिलेट होता ना, जैसे अपन ने ये वाला लिखा था, तो इसमें तो हाइड्रोलाइटिक फिजन हुआ था ना, यहां से बॉन्ड लेके अपन ने इसको दिया, लेकिन रेडिकल में तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना सेंटर से, होमोलैटिक फिजन होता है, बॉन्ड हमेशा सेंटर से ब्रेक करेगा तो रेडिकल बनेगा। फिर अपन कहते हैं HCl है मेरे पास, अपन क्या करते हैं ऐसे Cl को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसका, इस पे पॉजिटिव इस पे नहीं, लेकिन यही चीज अगर अपन रेडिकल में ब्रेक करेंगे ना, फिर रेडिकल में तो ऐसे ब्रेक होगा, उसका इलेक्ट्रॉन उसको, इसका इलेक्ट्रॉन इसको, राइट, दैट इज कॉल्ड होमोलैटिक फिजन। तो इसमें भी अपन इसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ना वो होमोलैटिक करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन इधर, व्हाट बी गेट H C H, इधर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दिया, सो ये CH2 ऐसे हो गया, और ये हाइड्रोजन रेडी हो गया। मतलब यहां पर आप ये बता रहे हैं कि ऐसे बॉन्ड ब्रेक करके आप ये बनाओगे तो कार्बोकेटाइन की जगह क्या बना रहे हो आप, रेडिकल, और इधर रेडिकल से आपने बॉन्ड, मतलब आपने एक p ऑर्बिटल, सिग्मा p ऑर्बिटल को, ये इधर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, वो जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना ऐसे, इधर ये ऐसे ब्रेक हुआ, राइट ना, सो सिग्मा p ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो अगर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है, तो जैसे ये ब्रेक हो सकता है वैसे ये भी ब्रेक हो सकता है, वैसे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें भी काउंट कर ले, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी एग्जैक्टली इट विल बी लाइक अ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब अगर मुझे ऐसे लिखना है, so write this is the answer, this is the answer। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम काउंट करोगे ना इसमें, तो दिस इज द आंसर, रेडिकल का स्टेबिलिटी, दिस इज द आंसर फॉर द रेडिकल स्टेबिलिटी। बड़ा इजी होगी, फिर तो मैं तो सीधा सीधा कैटाइन बना के चेक कर लूंगा, या रेडिकल बना के कैटाइन को चेक कर लूंगा, ये इज द आंसर, राइट, नोट करो, अगर देखते हैं क्या चाहिए बाकी। समझ में आया सबको? डायग्राम चाहिए था, नहीं चाहिए था, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रह जाए रेडिकल और उसको एक साथ एक जैसे बताना है। क्वेश्चन लिख सकते हैं अपन एक तो, एग्जांपल लिख लेंगे तो तुमको समझना, एक एग्जांपल दे, राइट, को एग्जैक्टली से
इतना चलेगा ना। अब ना मैं क्या चाहता हूँ कि एक छोटा सा पार्ट, जैसे अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखूं, स्टेबिलिटी, तो अगर मेरे पास ऐसे और मेरे पास ऐसे, तो किसकी स्टेबिलिटी है? तो अपन कहेंगे अगर रेडिकल रेजोनेंस फिनोमेना में भाई ये डबल बॉन्ड और रेडिकल के बीच में कोई sp3 नहीं है ना, राइट? इसका मतलब है वो रेडिकल इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, दैट इज अ रेजोनेंस फिनोमेना, राइट ना? अगर कोई रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, तो उसका स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से तो ज्यादा ही होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है मुझे सबसे पहले प्रेफरेंस रेजोनेंस फिनोमेना को देना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को देना है। तो यही तो बताया आपने यहाँ, वरना हाइपर कॉन्जुगेशन का तो डिफरेंस आपने बता दिया कि अगर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है तो सीधा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम चेक करना है, राइट ना? लेकिन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस फिनोमेना भी आया तो फिर रेजोनेंस फिनोमेना वाला ज्यादा स्टेबल है, डजंट मैटर कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम। सिंपल समझ में, किसी को डाउट नहीं ना? तो अपन कहेंगे इसमें ए जो बी होगा वो ज्यादा स्टेबल है ए से, बिकॉज दिस हैज रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो अपन को एक बार पता चल गया अभी तक कि अगर मुझे प्रेफरेंस ऑर्डर देना है ना, तो मैं रेजोनेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन से, और ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा मैं किससे? इंडक्टिव, ठीक है ना? तो रेजोनेंस फिनोमेना या मेसोबैरिक फिनोमेना को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, दैट इज मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट, वो ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है। वो ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, राइट? सबको समझ में आया? ठीक है, तो अगर मैं ऐसे दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन है, तो ऐसे तो थोड़ा सा बनाते हैं, राइट ना? अब देख, अब एक बार सुन लेते हैं इसको, है मतलब तुम सॉल्व नहीं करो, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। इन दोनों में रेडिकल में चेक करूंगा तो कहूंगा इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें भी रेजोनेंस फिनोमेना और इसमें भी रेजोनेंस इधर से, और इधर से, ये दोनों का करूंगा ना। हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ sp3 एविडेंस कार्बन से लिखना चाहिए, लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन में पहले शुरू में लिखा था ना अपन ने, जहां पर अपन ने लिखा था ना हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, लिखा ना अपन ने? तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम which are sp3 evidenced, which are sp3 मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अपन को sp3 एविडेंस। ये सेंटेंस अपन ने पहले लिखा होता तो अपन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की गलती करते, क्योंकि ये तो sp2 था, तो बताते नहीं कि उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो ही नहीं सकता उससे हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट ना? उनको पता था ये तो sp2 एविडेंस है, वो थोड़ी दिखाएंगे, तभी तो आपने इस तरफ लिखा अल्फा, इधर की बात नहीं कर रहे अल्फा हाइड्रोजन एटम की, इधर जो एक अल्फा हाइड्रोजन एटम आ रहा है, क्योंकि वो तो sp2, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, अब इन सब में सबसे ज्यादा रेजोनेंस फिनोमेना इसमें है,
सो इसमें रेजोनेंस है 4 डबल बॉन्ड के साथ, 4 डबल, बहुत ज्यादा होगा। इधर रेजोनेंस विद 1 डबल। बोल तो ये वाले क्वेश्चन में भी 7 आता नहीं है ना, वहाँ पे 3 आता जाएगा। किस वाले में? गलत हो जाता है। ये वाला? हाँ, फर्स्ट वाले में सेशन है ना। हाँ, तो 3 इधर 4 इधर, 7 लिखा मैं। ठीक है, अपने पास सेशन डबल SP3 होना चाहिए। हाँ, तो है ना SP3। अब SP3 कैसे कैलकुलेट करेगी? 4 बॉन्ड होने चाहिए ना उसके, सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन तो थोड़ी करेंगे ये। पक्का ना? समझिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें विद 1 डबल बॉन्ड, इसमें रेडिकल तो है, 4 जगह डिन्यूक्लियस था, लेकिन 3 डबल बॉन्ड लिखने थे मुझे भाई। एक तो वो खुद ही बना हुआ है ना, रेडिकल है ना वो, तो 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे इधर भी विद 1 डबल, विद 1 डबल। विद 1 डबल। किसी को डाउट है तो बोल। ठीक, तो अपन कहेंगे फिर तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, ये सबसे कम होगा, इसमें रेजोनेंस सही, इसमें रेजोनेंस सही, रेजोनेंस फिनोमेना है तो ज्यादा स्टेबल। तो समझ में आया। इसके बाद कौन, सी या डी? तो अपन कहेंगे उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इधर डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होगा रेडिकल के साथ, वो तो इसमें भी है, लेकिन इसमें इस रेडिकल को 3 हाइड्रोजन और शेयर करेंगे। रेडिकल मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसके ऑक्टेट में, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना। कार्बोकेटाइन में 6 होते हैं, इसमें 7 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस फिनोमेना होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शेयर होगा, उतना ही ज्यादा डेफिशिएंसी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। Try we are writing B is more stable than D, then C, then A. A में hyper conjugation है, there is no resonance. किसी को डाउट है तो बोलो। बोलो। अब थोड़ा सा मतलब ऐसे लिख लेते हैं, एक बात ध्यान रखना, दिस इज प्रेफरेंस ऑर्डर, और एक बात ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं करना है, मतलब बनाने के बाद बताने के बाद भी गलती तो करोगे, ठीक है ना? कार्बाइनाइन do not show hyperconjugation। इसलिए अपन कार्बाइनाइन का स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब इसमें there is no hyper conjugation। तो इसका ऑर्बिटल तो भरा हुआ है, उधर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देंगे किसको? इसके पास तो कार्बोकेटाइन में तो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है ना, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। इसमें होमोलैटिक फिशन से अपन ने एक बॉन्ड ब्रेक करके इधर एक इलेक्ट्रॉन तो ले सकता था ना, तो होमोलैटिक फिशन कर दिया। इसमें तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दूंगा किसको? सो देयर इज नो हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोनाइट्स। तो कार्बोनाइट में हाइपर कंजुगेशन को इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है ना? नहीं तो हम क्या करोगे, हाइपर कंजुगेशन उससे भी बताते हैं क्या फर्क पड़ता है, कार्बोकेटाइन है रेडिकल है तो कार्बोनाइन क्यों नहीं, ठीक है ना? बिकॉज इट डजंट हैव एम्प्टी, ठीक है? तो वी गॉट दैट है। अब अपन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करते हैं, और अपन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में डबल बॉन्ड को 2 कार्बन एटम बोलते हैं, एनी sp3 कार्बन एटम अटैच्ड टू, या पहले पर ऐसे कहेंगे, एनी कार्बन एटम अटैच्ड टू द कार्बन होल्डिंग द डबल बॉन्ड इज अल्फा कार्बन एटम, ठीक है ना? मतलब एल्कीन्स में अपन कहेंगे
ये ऐसे अटैच है तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, लेकिन उनको sp3 होना चाहिए अगर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करना है, ठीक है ना। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करना है तो उनको sp3 होना चाहिए, तभी वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोपीन ले, प्रोपीन का तो प्रोपीन तो अपन कहेंगे सर ऐसा होता है, ये हो गया होता है ना प्रोपीन, तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर CH है डबल बॉन्ड है और इधर CH है कंजुगेशन। ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट हटा, हाँ ये वाला पार्ट हटा, ठीक है। और अपन एल्कीन की बात करते हैं। तो मैंने शायद हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन Ap1 Ap2 का भी पढ़ा है, तो मैं तुमको भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर सबको एक साथ ही पढ़ा देना, मतलब एक साथ ना, जब उनको पढ़ाएंगे तुमको तो अपन एल्कीन तक ही पढ़ेंगे। अब अपन क्या करेंगे, जैसा एल्कीन का एक स्ट्रक्चर बना है, अपन कहेंगे सब देखो, ये कार्बन कार्बन, एक ये वाले कार्बन बना रहा हूं, ये एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, और इधर भी एक हाइड्रोजन एटम, और इधर एक कार्बन एटम, और ये पाई बॉन्ड है। देखो हम सबको पता है कि अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन होते हैं, ठीक है ना, उसमें अपन को कोई डाउट नहीं। इधर वाला कार्बन एटम जो है ना, इसमें से 3 हाइड्रोजन एटम्स है, एक हाइड्रोजन एटम मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक हाइड्रोजन एटम को मैं ऐसे करता हूं और एक हाइड्रोजन एटम को ऐसे करता हूं, एक हाइड्रोजन एटम ये, तीनों में से एक को ऐसे होता है। अपन को पता है कि ये वाला हाइड्रोजन एटम क्या, तीनों ही ऐसे अटैच होते हैं, ओके ना अटैच, कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, ये sp3 और s ओवरलैपिंग, जैसे अपन ने पहले देखा, राइट। अब अपन कहेंगे देखो कैसे बनाया सर आपने, वो फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि अगर ऑर्बिटल सेम प्लेन में आएंगे तो उनमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी। अब देखिए ये वाला कार्बन एटम जो है ना, ये कार्बन का, तो ये अंदर की तरफ ये वाला ऐसे अपन ने कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, राइट ना, देख रहे, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, अंदर की तरफ जाएगा ना ऐसे, ये अंदर, इसके पाई ऑर्बिटल तो ऐसे बने हुए इस प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, हाइड्रोजन इधर वाला बाहर की तरफ, इधर वाला अंदर की तरफ, इधर वाला बाहर की तरफ, पक्का। तो पाई बॉन्ड ऐसे परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। अब अगर एक पाई बॉन्ड ऐसे बना हुआ है तो इसका एक ऑर्बिटल, इधर हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक इधर है और एक इधर है, 3 हाइड्रोजन है, एक पीछे की तरफ है, एक इधर है और एक इधर। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना CH बॉन्ड, ये इसके पे और ये इसके पे, अगर ये दोनों मिक्स हो सकते हैं तो ये दोनों भी मिक्स हो सकते हैं। तो ये वाला बॉन्ड अपन ऐसे शिफ्ट करते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस, कि मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, तो मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको देता हूं और बदले में इसका इलेक्ट्रॉन इसको देता हूं, हाँ, बदले में इसका इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये इसको देता हूं। तो उधर दिखाओ जरा क्या कर रहे हो, तो अपन कहेंगे देखो आप ये बोल रहे हो मुझसे कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले, इसके इलेक्ट्रॉन को अपन इसको देते हैं, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं और बदले में इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला इधर शिफ्ट करते हैं, ये तो इसी का, ये वाला इसको शिफ्ट करेंगे तो पर इसका नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी न्यूट्रल है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो नेगेटिव चार्ज, और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि एक दिया तो पॉजिटिव चार्ज, लिया तो नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज करना, पॉजिटिव चार्ज दिए क्योंकि हाइड्रोजन ने तो इलेक्ट्रॉन दिए ही। इसका मतलब है कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और इधर ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है
इधर डबल बॉन्ड होगा और इधर CH2 इधर। Since the orbitals are in the same place, there will be a tendency to mix up. Mixing of orbital is always a exothermic phenomenon. जब भी ऑर्बिटल सेम प्लेन में होंगे वो अपने आप मिक्स करेंगे, हमें कोई एनर्जी नहीं देगी और उस मिक्सिंग से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी बिकॉज़ मिक्सिंग इज एक्सोथर्मिक। तो लिखो भाई हो गया ना? सर एक मिनट। तो इसमें तीन अल्फा डिफरेंस, इसको अपन कहते हैं इट अकर्स ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ overlapping of sigma p orbitals with anti-bonded pi orbitals, pi p orbitals of carbon-carbon double, of carbon-carbon double. ओके, तो हमें सीधा नंबर ऑफ अल्फा जनरेटर काउंट करना है और हमें बता देना। सो विल रीड दैट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन of alkenes, you can write like this। अगर अपने पास ऐसे गिवन है और दूसरा अपने पास ऐसे गिवन है, दोनों में से तो ज्यादा स्टेबिलिटी बताएंगे। तो एल्कीन अपन को पता है 500 अल्फा जनरेटर होता है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? जिसमें ज्यादा अल्फा जनरेटर होंगे। तो किसमें ज्यादा है? इसमें 3 होंगे और उसमें 2 ही अल्फा जनरेटर है। सो A is more stable than B। तो इन दोनों में अगर ज्यादा स्टेबिलिटी बताना है तो
इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी, इसमें ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है ना, और इसमें सिर्फ ये अल्फा है, ये दोनों बीटा है। ये तो बहुत कम स्टेबल है, इसमें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, ए इज मोर स्टेबल देन बी। और इस वाले में एक्स वाले में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो इसमें भी ये वाला, क्योंकि इसमें ये अल्फा है, इसमें 0 अल्फा, ये बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं, राइट ना। तो अपन कहेंगे ए ज्यादा स्टेबल है देन बी, बी डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम इन दिस, है ना। बी में तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तो फिर अपन कहेंगे इसमें कितने अल्फा, ए वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? ए वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, राइट। इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, राइट ना। तो फिर अपन स्टेबिलिटी तो उन दोनों में डिस्कस नहीं कर सकते, फिर तो अपन कहेंगे इक्वली स्टेबल। तो क्या दोनों के स्ट्रक्चर से कुछ बता सकते हैं? तो अपन स्ट्रक्चर से बता सकते हैं, राइट। तो अपन इनके स्ट्रक्चर से बता सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अपन ने पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जैसे पढ़ा हुआ है, सिस-ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सिस-ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। वैसे तो अपन स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे चैप्टर पूरा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना और दोनों का जो ग्रुप्स है, अगर बड़े बड़े ग्रुप एक ही तरफ आ जाए एडजेसेंट साइड, उधर या इधर, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू अगर बड़े बड़े ग्रुप अलग अलग साइड आए। जब बड़े बड़े ग्रुप अलग अलग साइड आते हैं तो उसको अपन कहते हैं ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसको अपन ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। और अब जब बड़े बड़े ग्रुप एक ही तरफ आते हैं तो अपन उसको कहते हैं सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसको अपन कहते हैं सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है ना। अब सिस वाले में अगर बड़े ग्रुप एक ही तरफ होंगे ना, तो जो उनके वंडरवॉल रेडियस होते हैं, वंडरवॉल रेडियस क्या होता है? उसके एक्चुअल साइज से 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, पता ना मेरे को वंडरवॉल रेडियस ऐसे लिखा था ना, b = 4 × 4/3 पाई आर की, लिखते तो बने नहीं ऐसे b का वैल्यू, ये 4 एक्चुअल वॉल्यूम से 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको कहते हैं अपन वंडरवॉल रेडियस। अगर अपन इस ग्रुप के 4 टाइम वॉल्यूम को कंसीडर करें और इस ग्रुप के 4 टाइम वॉल्यूम को कंसीडर करें, अगर वो वॉल्यूम आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो उसको अपन कहते हैं वंडरवॉल रिपल्शन। तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। अगर रिपल्शन होगा तो बताओ रिपल्शन से एनर्जी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, रिपल्शन से तो एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी, तो उसको अपन कहते हैं वंडरवॉल रिपल्शन। तो अपन लिख लेते हैं ये वंडरवॉल रिपल्शन क्या होता है, वर्ड्स में पता रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो अपन लिखते हैं वंडरवॉल रिपल्शन। वंडरवॉल रिपल्शन को अपन स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं या स्टेरिक रिपल्शन भी बोलते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक रिपल्शन।
वंडर वाल रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर आप स्टेरिक रिपल्शन भी बोल सकते हैं या स्टेरिक स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। इन सबका एक ही मीनिंग होगा आपने। Right? So when the two or more groups, when the two groups lies at a distance less than or equal to their van der Waals radius, van der Waals radius, then there exists a repulsion between the groups. Then there is repulsion among the groups. The groups, due to which energy always increases. Due to this, energy of molecule always increases. Always increases. So stability decreases. Stability decreases. So the stability decreases. So इसमें ना स्टेबिलिटी B का ज्यादा है ड्यू टू A. The reason is A में there is van der Waals repulsion. van der Waals repulsion की वजह से स्टेबिलिटी कम होती है, राइट? तो बदल लिखिए कि अगर सेम नंबर होगा तो फिर बदल नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन राइट इज, अगर मेरे पास ऐसे वैसे मतलब ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे पूछा मुझसे तो फॉर्म फिलअप करके आपको नंबर ऑफ अल्फा डिजन एटम दोनों में 6 अल्फा है, इसमें भी 6 अल्फा है, इसमें भी 6 अल्फा है, फिर तो van der Waals रिपल्शन चेक करना पड़ेगा। और van der Waals रिपल्शन तो इसमें तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है,
और 120 डिग्री बॉन्डिंग पे वन टर्म रिपल्शन नहीं होता, मतलब नेग्लिजिबल होगा। तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर सकते हैं इसमें, वन टर्म रिपल्शन से पहले ना अपन हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर सकते हैं। इसमें अगर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करूंगा ना तो ऐसे चेक, इधर बॉन्ड शिफ्ट करूंगा, इधर नहीं बनेगा ना, ऐसे तो होता है अल्फा डिग्री, राइट। तो इसका मतलब अपने पास स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये CH3 है, इधर C और डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन इसमें पॉजिटिव चार्ज जो बॉन्ड अपन ने शिफ्ट किया, और इधर C इधर नेगेटिव चार्ज और इधर H और इधर H बनेगा। अब मान लो अपन ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं। इधर अगर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे तो इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी इससे कर लेते हैं कोई तो भाई इस वाले हाइड्रोजन को अगर यहां शिफ्ट करूंगा तो इधर एनाइन बनेगा, उससे शो करता तो इधर एनाइन बनता होगा, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे ये CH3 है, इधर C इधर H है, इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन से डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, इधर H पॉजिटिव बनेगा और इधर H ऐसे बनेगा, राइट। किसी को डाउट नहीं। इधर 1 डिग्री कार्बोनाइल बनता है और इधर 2 डिग्री कार्बोनाइल, हाइपर कॉन्जुगेशन का रेजोनेंस बनाना है। अगर 1 डिग्री कार्बोनाइल बनेगा तो 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोनाइल्स, कार्बोकेटाइन नहीं, कार्बोकेटाइन 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री लिखा हुआ है। सो कार्बोनाइल 1 डिग्री कार्बोनाइल इज मोर स्टेबल, इज लेस स्टेबल। अगर 1 डिग्री कार्बोनाइल ज्यादा स्टेबल है, इसमें 6 के 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री कार्बोनाइल बनाएंगे, लेकिन इसमें 6 के 6 अगर इससे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करोगे तो इधर 2 डिग्री नहीं बना, इससे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करोगे तो इधर डबल बॉन्ड और इधर कार्बोनाइल वो भी 2 डिग्री होगा, मतलब इधर 2 डिग्री कार्बोनाइल बनेगा। तो इसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइल बन रहा है। अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइल बनेगा तो इसमें रेट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फास्ट होगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो फिर इसमें रेट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर देन दैट, और रेजोनेंस फिनोमेना में ना जितना ज्यादा रेट होता है ना रेजोनेंस फिनोमेना का, उतना ज्यादा एनर्जी लिबरेट होता है, उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। गॉट इट ना? तो अपन कहेंगे इसमें रेट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर बिकॉज ऑल 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम विल फॉर्म 1 डिग्री कार्बोनाइल, इसमें रेट विल बी स्लो बिकॉज ऑल 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम विल फॉर्म 2 डिग्री कार्बोनाइल। सो इसमें रेट ज्यादा है, सो इट विल बी मोर स्टेबल। तो लिखो ए वाले में अगर कहेंगे ए इज मोर स्टेबल देन बी बिकॉज इन ए, मैं डिक्टेट कर देता हूं, है वहां जगह नहीं है इसलिए बस डिक्टेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप लिख लो, उसको आंसर लिख लो, फिर अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन मैं डिक्टेट करूंगा ना, तुम लोग लिख लो। हमने लिख लिया चलाना, आवाज आती है ना, फुल मजा आता है। विजुअल में चला एक मिनट,
हो गया? यस सर। यस सर। तो फिर मैं डिक्टेट कर रहा हूं इन ए all 6 alpha hydrogen atom. In A, all 6 alpha hydrogen atom. In A, all 6 alpha hydrogen atoms forms 1 degree carbonyl. Alpha hydrogen atom forms 1 degree carbonyl. Forms 1 degree carbonyl. Whereas in B, all 6 alpha form 2 degree carbonyl. 2 degree carbonyl. Since 1 degree carbonyl is more stable, so rate of hyperconjugation in. So rate of hyperconjugation in A is more than B. A is more than B. So A is more stable. राइट, अब मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट आपको बता दिए कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे बता देना स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ऐसे चेक करना। तो अगर मान लो अपन ऐसे होता है क्वेश्चन, थोड़ा ऑनलाइन यूज जस्ट एक मिनट। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम काउंट करते हैं, बस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम से बता दो कि व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी। बी में जाता है, इसमें तो CH3 एक H इधर होगा और 3 H इधर,
So 3 alpha 1 alpha 7 alpha. इधर CH3 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 और CH2 3 9 प्लस इसमें तो 11 अल्फा होगा। ठीक है, इसमें तो इधर है और एक इधर है ना, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो दिस विल बी 3 अल्फा, और इसमें तो एक ही अल्फा है 1 अल्फा। तो भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है बी मैक्सिमम स्टेबल बी ए सी ऑर्डर। किसी को डाउट नहीं तो कई तीन संबंध को पता चल गया बी ए सी बी। लो भाई किसी को डाउट, दिस इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड योर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है ना, ये आपका बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वाला पार्ट था। अब बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वाले पार्ट में ना होमवर्क है आपका बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी से आप क्वेश्चन 1 to 17 सॉल्व कर लो, और अगर एचएससी बोर्ड से है कोई तो वो अपना एक्सरसाइज सॉल्व कर ले, उसमें एचएससी बोर्ड वाले बुक में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन डिस्टिलेशन वाले छोड़ देना, उसमें भी आप 1 to 15 सॉल्व कर लो, राइट। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास के होमवर्क होगा, ठीक है ना। तो बेसिक्स वाला पार्ट अपन ने काफी कुछ पढ़ा और काफी अच्छे से ही पढ़ लिया। जैसे उनको भी मैंने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, तो तुमको भी हाइड्रोकार्बन पढ़ा देता हूं, लेकिन अपन सिर्फ हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है ना इनऑर्गेनिक का, वो पीछे चलता है। उनका हाइड्रोकार्बन भी काफी ज्यादा हो गया, मतलब उनका खत्म होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, तो एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा। तो कुछ देखते हैं कुछ करके ऐसे कि भाई कैसे अपन कंप्लीट करा। तो बीच में तो अपन बराबर चल रहे थे ना सबसे, लेक्चर कम हुए। कोई बात नहीं, उनको कॉम्पेंसेट कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी तो ब्रेक ले लेते हैं, है ना। तो अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। सो देयर इज अ ब्रेक फॉर 5 to 10 minutes,